कितने चैप्टर हैं? 3। चैप्टर जो 8 है वो तो है उधार से संबंधित है। ठीक है। यस सर। इसमें धारा 141 से लेकर के 151 तक। ये आपको इसमें धारा याद रखनी है कि 141 से 151 तक है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया या ऑप्शन में आ गया, तो एलिमिनेशन मेथड से आपको हेल्प करेगा कि भाई ये धारा तो अपने सिलेबस में भी नहीं है ना। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे जिसमें ये धाराएं दे रखी हो 141 से लेकर 151 तक की, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। या आपको एक बेसिक आइडिया हो कि भाई ये चैप्टर 8 है वो उधार से संबंधित है ना, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो चैप्टर 9 है, चैप्टर जो 9 है उसका संबंध है किससे? वाणिज्यिक परियोजनाएं और निजी क्षेत्र सहभागिता करार और अन्य अभिकरणों को समुन्देशन। मतलब किस टाइप की वाणिज्यिक परियोजनाएं होगी और क्या पीपीपी मोड होगा नगर पालिका का, वो सब कुछ दे रखा है 9वें चैप्टर में, जो धारा 152 से लेकर के 155 तक है। टोटल 4 धाराएं हैं। उसके बाद जो चैप्टर 10 है वो है आर्थिक और विकास योजनाएं। यहाँ पर 2 धारा जो इंपॉर्टेंट है, 157 और 158, जो आपके पार्ट ए में भी पूछ सकता है। स्थानीय सुशासन लिखा हुआ है, डायरेक्ट संविधान से पूछ सकता है। ठीक है ना। जेड डी और जेड ई। ठीक है ना। ये टोटल है 3 चैप्टर एक साथ, 8 9 10। धारा 141 से माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो। धारा 141 से लेकर के 158 तक दे रखा है। ठीक। ठीक है ना। तो आपको तीनों चैप्टर भी पता होना चाहिए कौन से चैप्टर में कौन सी धारा से कहां से लेकर के कहां तक दिया हुआ है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन में मान लो ऑप्शन में आ जाए या कोई क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए, है ना, तो आप उसको सोल्व कर सको। अब देखो 141 की धारा में कोई डाउट है क्या? 141 नंबर की धारा में कोई डाउट है? देखो इसमें क्या लिख रखा है कि राज्य सरकार अन्य बातों के साथ साथ नगर पालिका द्वारा लिए जाने वाले उधारों को शासित करने वाले साधारण सिद्धांतों वह सीमा जिस पर नगर पालिका अपनी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए उधार ले सकेगी। मतलब नगर पालिका अपनी औकात को देखते हुए अपनी भाई उसके पास भाई कितने उधार लेने की पावर है, तभी वो उतना ही उधार लेगी। ऐसे नहीं कि वो ज्यादा ले लिया। ठीक है ना। वो सारे अपने सिस्टम को देखते हुए, उसकी आय कितनी है, उसका ढांचा कितना बड़ा है उसके फंड का, वो सारा देखने के बाद में जो रूल रेगुलेशन है राज्य सरकार की उसके अकॉर्डिंग वो पैसा ले सकती है। ऐसे नहीं कि भाई वो ज्यादा ले लिया। ऐसे उधारों पर संदर्भ किए जाने वाले ब्याज की दर, उसके पुनर्संधाय की कालावधि को सम्मिलित करते हुए शर्तों और निबंधनों को अभिकथित करते हुए नगर पालिका द्वारा लिए जाने वाले उधारों जिसमें अल्पकालीन उधार भी सम्मिलित है के मामले में लागू होने वाली कोई समग्र ऋण परिसीमा नीति विरचित करेगी। ये बार बार धारा आएगी 141 में। 141 का मतलब ये है कि नगर पालिका 5 चीजों का ध्यान रखेगी। सबसे पहले ये दिखेगी कि जो राज्य सरकार के जो रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा उधार लेना। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ले लिया, वो नहीं चलेगा। दूसरा ये है कि कितनी ब्याज की दरों तक उसको पैसा लेना है। ऐसे नहीं कि आप ज्यादा हाई इंटरेस्ट पर आपने ले लिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि आप वापस कैसे चुकाओगे उसको और क्या कलाउदी होगी, वो सब मेंशन करना पड़ेगा। उसकी एक पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा नगर पालिका। ठीक। आपने ऋण यूज लिया है वो अल्पकालीन लिया है, मतलब 12 महीने से कम का लिया है या 12 महीने से ज्यादा का लिया है वो कहाँ से लिया है ना। और अपनी जो अपना सिस्टम है, अपनी जो वित्तीय क्षमता है, अपनी पावर को देखते हुए वो पैसा उधार ले सकेगी नगर पालिका। इन सबकी एक पॉलिसी होगी जिसका नाम लिखा हुआ है समग्र ऋण परिसीमा नीति, जो 141 में मेंशन कर रखी है इन्होंने। ठीक। ये तो पूरी समझ में आ गई होगी। बाद में दे रखा है 142 में उधार लेने की नगर पालिका की शक्ति की उधार वो कहाँ मतलब किस प्रयोजन के लिए लेगी। ठीक है ना। तो नगर पालिका समय समय पर नगर पालिका की बैठक जो होती है साधारण बैठक में नियमित पारित प्रस्ताव द्वारा धारा 141 जो भी इसकी पूरी पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग के अधीन विरचित समग्र ऋण परिसीमा नीति द्वारा जो स्थापित सीमाओं के भीतर रहते हुए कोई भी ऐसी धनराशि जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो उधार ले सकेगी। ये 7 पॉइंट दिए हुए, इन 7 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए वो इनके यूज के लिए वो पैसा उधार में लेगी। ठीक। ये सर सारे आप पढ़ लेना। सर एक निवेदन है कि ये धाराओं का सिर्फ नाम याद करना है 141 से 158 तक, या डिटेल में भी देखना है इनको? वही बोल रहा हूँ ना मैंने आपको पहले क्या बोला अभी स्टार्टिंग में चैप्टर हाँ स्टार्ट आप हाँ मैंने क्या बोला। चैप्टर में। हाँ टोटल 3 चैप्टर हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। टोटल 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर में पहले तो ये पता होना चाहिए कि 141 से लेकर के 151 तक चैप्टर 8 में उधार वाला चैप्टर है। ये काम कहाँ आएगा? जैसे एलिमिनेशन मेथड में काम आ गया। मान लो ऑप्शन में आ गई ये धाराएं, तो आप काट सकते हो, भाई सिलेबस में नहीं है। मतलब आपको कुछ मतलब कंफ्यूज हो गए 2 ऑप्शन में,
अगर सिलेबस में नहीं दे तो आरपीसी सिलेबस से बाहर, मतलब वैसे देती नहीं है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आ जाएगा। या मान लो कोई अजीबोगरीब क्वेश्चन आ गया, उधार पर ही क्वेश्चन आ गया, तो आप एक डिसीजन लेने में तो सक्षम होंगे नहीं, क्योंकि आपकी इदारे क्लियर होगी। हल्का हल्का पता होना चाहिए भाई ये ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था। बिल्कुल आप ब्लैंक होके जाओगे ना, तो उनके कोई ऐसा वर्ड आ गया ना उधार, तो वो उसका कुछ अलग मीनिंग निकाल लेंगे। ठीक है ना, कम से कम पता तो हो ना कि जैसे मान लो ये पूरा 360 डिग्री है इसका एक्ट का। अब मान लो आपको ये ये सारा पता है, बात समझ पा रहे हो मेरे को, ये सारा पता हो आपको, और ये एंगल नहीं पता है, तो इस एंगल से कोई पॉइंट उठा लिया ना, तो आपका माइंड कंफ्यूजन हो, मतलब वो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपको। समझ पा रहे हो बात को, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार ये वर्ड क्यों दिया है, उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। और जिसको वैल्यू समझ में आ गई वो तुरंत समझेगा इसने 8वें चैप्टर से ये कोई लाइन उठाई है, ये केवल कंफ्यूजन के लिए उठाई है इन्होंने, आंसर ये नहीं होगा। मतलब एक ढांचा पता होना चाहिए कि भाई जब आपने पैसे लेने का सिस्टम समझ लिया तो उधार का क्यों नहीं समझोगे। भाई उधार भी तो ये आजकल जो सारा सिस्टम चलता है, चैप्टर 9 है जैसे पीपी मोड पर है, वो भी मैं यस सर। इम्पोर्टेंट है सारा। उधार लोगे, उधार भी लेना पड़ता है कई बार। अब ऐसे जो ऐसे तैयारी करते हैं ना कि भाई आपने कुछ चीजें पढ़ ली, ऐसे मतलब वो ठीक नहीं होता। इसलिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, धाराओं के नाम याद होने चाहिए। तीसरी बात, आपको नाम मत याद करो से, ठीक है ना, लेकिन ये पता हो कि 141 से 151 तक का जिक्र कर रखा है अलग में, तो चैप्टर 8 में है, उधार नाम है उसका, ऐसे पता होना चाहिए बस। ठीक। ठीक है सर। अब देखो उधार लेने की नगर पालिका की शक्ति, भाई वो नगर पालिका उधार किस चीज के लिए लेगी, तो यहाँ पर कुछ प्रयोजन ये लिखे हुए हैं, ये नॉर्मल आप जो बार बार पढ़ते आ रहे वही है ये सब चीजें, इसमें कोई विशेष पॉइंट नहीं है। और 141 की जो अधीन रहती है, अधीन मतलब है कि भाई वो पहले से ब्याज दरें तय करें, कितने टाइम के लिए लेगी, अल्पकालीन लेगी, दीर्घकालीन लेगी, वापस कैसे चुकाएगी, वो पैसा कहाँ जाएगा, ये सब का जिक्र 141 में किया हुआ है। ठीक। उसके अधीन रहते हुए ये इनके लिए उधार ले सकेगी। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है, शायद ये सारे समझ में आ जाएंगे, आप पढ़ लेना। इस अधिनियम के अधीन कार्यों का निर्माण, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भूमियों और भवनों का अर्जन, राज्य सरकार के सौदे किसी ऋण का भुगतान करना हो तो भी उधार ले सकती है। इस अधिनियम के अधीन लिए गए उधार का प्रतिसंधाय करना हो, वापस मतलब उधार के लिए उधार देना, मतलब जैसे आपने उधार ले लिया, अब उसको वापस चुकाना तो फिर भी ले सकते हो। किसी ऐसे लोक उपयोगिता समुत्थान का अर्जन, जैसे मान लो किसी पार्क का अर्जन कर लिया, उसको लगा कि भाई नगर पालिका को लगा कि इससे आय हो सकती है, तो एक बार इसको खरीद लेते हैं, फिर उससे जो आय होगी वो आय में चली जाएगी। इस टाइप का कोई सिस्टम भी कर सकती है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि आगे इसका जिक्र आएगा डेका अलग से। जो ऐसी सेवाएं प्रदान करता हो जिन्हें इस अधिनियम के अधीन प्रदान की जाने वाली नगर पालिका प्राधिकृत हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक यानों और अन्य मशीनरी का करे, जैसे कोई जेसीबी वगैरह खरीद ली, ट्रैक्टर खरीद लिया, कुछ भी इस टाइप की चीज, कोई भी अन्य प्रयोजन जिसके लिए नगर पालिका इस अधिनियम या तत्समय पर्वत किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उधार लेने के लिए प्राधिकृत है तो वो ले सकती है। परंतु ऐसा परंतु कोई भी ऐसा उधार जिसका लिया जाना प्रस्तावित है यथापूर्वक समग्र ऋण परिसीमा नीति, बार बार जिक्र क्यों कर रहा है, धारा 141 का जिक्र कर रहा है कि भाई उस नीति के अकॉर्डिंग लेना जो भी ले, ऐसे मत ले लेना, ऐसा बोल रहा है द्वारा स्थापित सीमाओं से परे हो जाता है। पहले ही तो इन्होंने बोल दिया भाई, ये अगर बोला है कि इनसे मैटर परे हो गया तब क्या करोगे, तब राज्य सरकार की परमिशन आवश्यक होगी। वैसे उसमें भी होती है, पहले रूल रेगुलेशन तय होते हैं, लेकिन अगर आप मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो गई तब क्या होगा, वो लिखा हुआ है। यथापूर्वक समग्र ऋण परिसीमा नीति द्वारा स्थापित सीमाओं से परे हो जाता है, तो उसके लिए उसके प्रयोजनों, परिमाण, ब्याज की दर अगर मान लो ज्यादा होगी, जो नीति में लिखी हुई थी उससे ज्यादा होगी, और वापस प्रतिसंधाय मतलब आएगा, बार बार वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है वापस चुकाना पैसे को। प्रतिसंधाय की कालावधि और अन्य शर्तों और निबंधनों यदि कोई हो के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। सही बात है, ओबियसली बात है कि भाई राज्य सरकार हर चीज में पावरफुल रहेगी, पूरे एक्ट में रहेगी वो, ठीक। परंतु यह और कि नगर पालिका यथापूर्व उधारों के अतिरिक्त राज्य सरकार या किसी कानूनी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम से भी उधार ले सकेगी। हाँ ले सकती है, उन्होंने क्लियर कर दिया। परंतु यह भी कि राज्य सरकार नगर पालिका को उसकी प्रतिसंधाय मतलब वापस चुकाने वाला बोल रहा है क्षमता विहित रीति से अभिनिश्चित करने के लिए अधिधीन रहते हुए कोई उधार या उसके द्वारा लिए गए किसी उधार को प्रत्याभूति मंजूर करेगी। ठीक। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है, उपधारा 1 के अधीन कोई भी उधार लिया गया हो, ठीक है ना, ये इसका मतलब है जो प्रत्याभूति वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई चीज को गिरवी रख सकती है, कोई चीज को उधार लेने के लिए, इस टाइप की चीज लिखी हुई। जब उपधारा 1 जो ऊपर वाली बोली के अधीन कोई भी उधार लिया गया हो, तब उसका कोई भी भाग राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जिसके लिए वो लिया गया था। अब जैसे मान लो कोई प्रयोजन फिक्स था कि भाई XYZ काम के लिए पैसा लिया जा रहा है उधार, फिर आपने उसको कोई दूसरा ABC के लिए आप यूज नहीं ले सकते।
अगर आप लेते हो तो उसका पूरा उनको राज्य सरकार को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रयोजनों में किसी के लिए लिए गए किसी उधार का कोई भी भाग नगर पालिका किसी अधिकारी अन्य कर्मचारी मतलब उसके वेतन और भत्तों के लिए यूज नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने जो पैसा उधार लिया है उसको कभी भी वेतन और उसके भत्ते सैलरी वगैरह के लिए उसको नहीं यूज लिया जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ स्पष्टीकरण में जो मैंने आपको बताया था अभी अड़े वाला पॉइंट, ये समुद्दिष्ट वाला, जैसे मान लो किसी पार्क का अधिग्रहण कर लिया या उसको खरीद लिया या एक तरह से उसका अर्जन कर लिया, तो उससे जो पैसा वापस आय होगी तो वो मतलब उसकी आय में समझी जाएगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इस प्रयोजन इस अधिनियम के अधीन सौदे में उस उपधारा के खंड ड के प्रयोजनों के लिए उस खंड में निर्दिष्ट लोक उपयोगिता समुदाय से उत्पन्न होने वाली आय सम्मिलित समझी जाएगी, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ है 143, बैंक में क्रेडिट खाता खोलने की नगरपालिका की शक्ति धारा 143 के तहत। धारा 142 के तहत जो उधार लिया है अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी नगरपालिका जहां उक्त धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा उधार लिए जाने की मंजूरी दे दी गई है, वहां ऐसा उधार जिसका कोई भाग के बजाय ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए किसी शेड्यूल्ड बैंक से ऐसे उधार या उसके किसी भाग की सीमा तक नगरपालिका के नाम से नगद खाते में रखे जाने के लिए क्रेडिट ले सकेगी। और ऐसे क्रेडिट की रकम ऐसे नगद खाते पर समय समय पर दी गई राशि के ब्याज सहित वापस चुकाने को या प्रतिभूत करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी से नगरपालिका में ही समस्त किन्हीं भी संपत्तियों को बंधक मंजूर कर सकेगी। कहने का मतलब है वापस वही बात बोली कि सारा काम राज्य सरकार के अंडर में रहते हुए काम करेगी। दूसरी बात है कि कोई चीज गिरवी रखी तो वो गिरवी रखी जाएगी, और अगर शेड्यूल बैंक से ले सकते हो मतलब नगर पालिका की पावर है कि वो ले सकती है, ठीक है ना। ऐसा बोला हुआ है 143 में। 144 में क्या बोला हुआ है, नगर पालिका की अल्पावधि उधार लेने की शक्ति। मतलब इन्होंने स्पेशल मेंशन किया 144 में कि अल्पावधि के लिए भी उधार ले सकते हैं। अल्पावधि का मतलब हो गया 12 महीने से कम, सॉरी 12 महीने से कम मतलब 1 साल से कम अगर टाइम पीरियड के लिए वो ले रही है, 1 महीना 2 महीना, तो वो ले सकती है धारा 144 के तहत। इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी नगर पालिका धारा 141, वापस वही बात आ गई जो भाई उस रीति के तहत जिसकी आपने बात की है सारी रूल रेगुलेशन के तहत के अधीन विरचित समग्र ऋण परिसीमा नीति द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर समय समय पर ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 142 के उपधारा 1 में लिखे हुए जो मैंने बताए थे 7 में निर्देशित प्रयोजन न हो तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक से ऐसी कालावधि के भीतर जो 12 मास से अधिक नहीं हो कि प्रति संदेह अल्पावधि उधार ऐसे निबंधनों पर ऐसे उधार के प्रति संदाय के लिए प्रतिभूति देने पर जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए ले सकेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि भाई वो अल्पावधि वाला भी ले सकती है, इतना याद रखना है। अभी तक कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जो आपको मतलब ऐसे केवल हल्का हल्का ध्यान रखना है कि हाँ नगर पालिका उधार भी लेती है, पहली बात। राज्य सरकार के रूल रेगुलेशन के तहत काम करेगी, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात जो उसने नीति बनाई है ब्याज लेने की, कितना टाइम लेगी, अल्पकालीन दीर्घकालीन, कहाँ से लेगी, वापस चुकाने की क्या प्रोसेस होगी और कितने टाइम के लिए वो लेगी, तो वो सब चीजें अंडर कमांड रहते हुए काम करेगी। कोई बाकी फैक्ट आया नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, जो आपको मतलब उलझा देगा एक तरह से, ठीक। फिर उसके बाद है निक्षेप निधि की स्थापना। ये जरूर आपको याद रखने की 145 में निक्षेप निधि का मतलब है एक सिंकिंग फंड ऐसा बनाया जाएगा, उसमें ऐसा होगा कि जो आपने पैसा लिया है उधार उसको वापस चुकाने के लिए एक अलग से फंड बनाया जाएगा ताकि आप इससे पैसा उसको चुकाते रहो समय समय पर। जैसे मान लो आपने 100 रुपए उधार लिया तो इसको भाई वापस चुकाने के लिए आपका क्या प्रोसीजर होगा, उस फंड में पैसा डालने के लिए अलग से एक फंड बनाओगी जिसका नाम होगा ये निक्षेप निधि। नगर पालिका धारा 142 के दिन जिस प्रयोजन के लिए आपने उधार लिया है के अधीन लिए गए प्रत्येक उधार के संबंध में उधार ली गई धनराशियों के प्रति संदाय मतलब वापस चुकाने के लिए एक निक्षेप निधि की स्थापना करेगी और प्रत्येक वर्ष ऐसे निक्षेप निधि में ऐसी राशि का संदाय करेगी जो ऐसे उधार के लिए नियत कालावधि के भीतर उधार ली गई धनराशियों के वापस चुकाने के लिए पर्याप्त हो। समझ के बात को सर, आपको इतना याद रखना है एक निक्षेप निधि है मतलब एक ऐसा अलग से अकाउंट खोल लिया जहां पैसा वापस डालते रहेंगे। ये उसमें भी मेंशन कर रखा है जो मैंने 2-3 पेज अपलोड किए थे ना बजट को लेकर के, उसमें निक्षेप निधि का भी एक अलग से अकाउंट है जहां पर पैसा दिखाई दे रहा है कि भाई कितना पैसा पड़ा है, ठीक। निक्षेप निधि का उपयोजन कैसे आप उसका उपयोग करोगे, निक्षेप निधि या उसके किसी भाग का उपयोजन ऐसे उधार उधार के भाग के उन्मोचन के लिए किया जाएगा। सही बात है भाई, उसके लिए किया तो उसका पर्पज ही वही था तो उसी के लिए यूज होगा जिसके लिए उस विधि का सर्जन किया गया था। और जब तक उस उधार या उसके भाग का पूर्णतः उन्मोचन नहीं हो जाता तब तक ऐसे निधि का उपयोजन किसी अन्य प्रयोजन के लिए भाई जिस पर्पज के लिए आपने खोली है या ये फंड खोला है तो उसका पर्पज पूरा होने के बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कहीं पर भी उस पैसे का यूज नहीं करना है। निक्षेप निधि में संधाय रोकने की शक्ति, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है कि यदि धारा 145 में क्या था कि निक्षेप निधि की स्थापना
के अधीन किसी उधार के प्रति संध्या के लिए स्थापित निक्षेप निधि में जमा राशि की रकम किसी भी समय इतनी हो जाती है कि यदि उससे धारा 142 की उपधारा 1, जिस प्रयोजन के लिए आपने उधार लिया था, कि प्रथम परंतु के अधीन मंजूर ब्याज की दर पर संचित होने दिया जाए, तो वह उक्त परंतु के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कालावधि के भीतर भीतर उस उधार को चुकाने के लिए पर्याप्त होगी। तो ऐसे निधि में आगे वो संदाय रोका जा सकेगा। मतलब जो सिंकिंग फंड है या जो निक्षेप निधि है, उसमें पैसे को रोकने के लिए कि भाई ज्यादा पैसा जितना पैसा आपने जिस चीज के लिए यूज लिया है ना, उसके पैसे को वहां तक ही सीमित रखना। एक तरह से जैसे मान लो जिस प्रयोजन के लिए आपने पैसा उधार लिया था, उसके पैसे को चुकाना और फिर उसको वहां पर रोकना एक तरह से। ये पावर दे रही है 147 में। 148 में क्या लिखा हुआ है कि निक्षेप निधि में जमा रकम का विनिदान। विनिदान का मतलब है इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। मान लो ज्यादा पैसा आ गया कि 100 रुपए उधार लेना था, 110 रुपए आ गया उसमें निक्षेप निधि में, अब 10 रुपए मान लो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वो क्या करेगी भाई, उसका अलग से भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है ना, ये बात इन्होंने बोली है इसके अंदर 148 में। किसी निक्षेप निधि में संदर्भ समस्त धन का नगर पालिका द्वारा यथाशक्ति शीघ्र निम्नलिखित में से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सरकारी प्रतिभूति में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई प्रत्याभूत प्रतिभूति में, या कोई अन्य लोक प्रतिभूतियों में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और उससे नगर पालिका द्वारा लिए गए उधारों का समय समय पर प्रतिसंधान करने के प्रयोजन के उसके द्वारा धारित किया जाएगा। उपधारा 1 जो ऊपर पड़ी के अधीन किसी इन्वेस्टमेंट के संबंध में प्राप्त समस्त राशि उसकी प्राप्ति के पश्चात यथाशक्ति निक्षेप निधि में संदर्भ की जाएगी और उसका उक्त उपधारा में अधिकथित रीति से विनिदान किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो उसको मतलब वो निवेश भी कर सकते हैं ताकि उससे वापस पैसा बढ़े। ठीक है ना, इस टाइप की बात बोली है। दो या अधिक निक्षेप निधियों में जमा धन का मान लो अलग अलग बना रखा, भाई ये इस उधार के लिए बना रखा था और ये इस उधार के लिए बना रखा, तो दोनों का यूज लिया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अलग अलग से वो मेंशन नहीं करेगा। ऐसा कुछ इन्होंने बोला। नगर पालिका की विवेकाधीन सामान्य निधि के रूप में एक साथ विनिदान किया जा सकेगा और नगर पालिका के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट में धारित प्रतिभूतियों को विभिन्न निक्षेप निधियों में आवंटित करना आवश्यक नहीं होगा। उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन में रहते हुए इस धारा के अधीन किया गया कोई इन्वेस्टमेंट समय समय पर परिवर्तित या पक्षांतरित किया जा सकेगा। वो तो सही बात है, ओबियस बात है कि भाई ऐसा हो सकता है चेंजेस। उधारों के प्रतिसंधान की रीति। अब जो आपने पैसा ले लिया उसको आप वापस कैसे चुकाओगे, उसकी क्या प्रोसेस होगी, वो लिखा हुआ है प्रतिसंधान की रीति। धारा 142 के अधीन नगर पालिका द्वारा लिए गए प्रत्येक उधार का वापस चुकाने का उस उपधारा के अधीन अनुमोदित समय के भीतर भीतर किया जाएगा। जो टाइम पीरियड उस रीति में लिखा हुआ है 141 में। भाई आपने अल्पावधि के लिए लिया तो आपको भाई 12 महीने में वापस चुकाना, या मान लो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जो भी आपने टाइम पीरियड मेंशन किया ना भाई, इतने समय के लिए आपने पैसा उधार लिया है, हो सकता है 1 महीने के लिए लो आप, तो वो उसको वापस चुकाने का उस टाइम पीरियड में आपको पैसा चुकाना है। नहीं चुकाया तो फिर वो आप पर एक्शन होगा, या पर जो मतलब राज्य सरकार वो उस चीज का पूरा वो सिस्टम देखती है ना। ऐसा प्रतिसंधा या तो ऐसे उधार के संबंध में धारा 145 के अधीन स्थापित निक्षेप निधि में से या भागते ऐसे निक्षेप निधि में से उस सीमा तक जिस तक ऐसी निक्षेप निधि से ऐसे उधार के प्रतिसंधा की अपेक्षित राशि कम हो, तो भागते 142 के अधीन इस प्रयोजन के लिए लिए गए उधार में से जैसा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो पैसा निक्षेप निधि बनाई है आपने, वो इस पर्पज के लिए बनाई है कि आपको पैसा चुकाना है, वो इसे चुका दोगे, वो सब कुछ लिखा हुआ है। वार्षिक विवरण में क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो धारा 145 याद रखना कि निक्षेप निधि का कुछ ऐसे बात बोली हुई, एक तो ये याद रखना, एक सीधा 150 याद रखना कि वार्षिक विवरण है, मतलब एनुअल रिपोर्ट जो जाती है ना कि भाई उसमें क्या क्या चीजें, तो वो लिखा हुआ है सीएमओ प्रत्येक वर्ष के अंत में निम्नलिखित को दर्शाते हुए एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा, उसे नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। फिर नगर पालिका क्या करेगी, राज्य सरकार को भेज देगी, भाई ये मैटर हमने यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, इतना पैसा उधार लिया है, सारी चीजें वो बताएगी सरकार को। वह रकम जो वर्ष के दौरान धारा 145 मतलब वही निक्षेप निधि के अधीन निक्षेप निधि या निक्षेप निधियों संदर्भ कर दी गई है। वर्ष के दौरान किए गए अंतिम विनिदान की तारीख, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्या किया, कहाँ किया, वो बताना पड़ेगा। वर्ष के अंत में नगर पालिका के पास प्रतिभूतियों की सकल रकम, वह सकल रकम जो धारा 149 के अधीन उधार के प्रतिसंधा के प्रयोजन के लिए उपार्जित कर ली गई है, भाई आपने कितनी पैसे दे दिया, कितना बकाया है, सब कुछ मतलब पूरा उनका लेखा जोखा सरकार को देना है। ऐसे प्रत्येक वार्षिक विवरण की प्रति सीएमओ द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। राज्य सरकार को भी देगा और वो नगर पालिका को भी देगा, प्रस्तुत करेगा, भाई ये मैटर आपका हुआ है। निक्षेप निधियों की वार्षिक परीक्षा मतलब उसकी ऑडिट भी हो सकती है, उसकी पूरी जांच होगी, पूरी देखरेख होगी, वो सब इसमें लिखा हुआ है 151 में लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस अधिनियम के अधीन स्थापित, इसको पढ़ लेना आपसे है ना, इसमें वही चीज लिखी हुई है, इसकी वार्षिक परीक्षा करनी है, तो उसको कोई याद रखने वाला कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर, है ना। ठीक है ना, इसको आप अपने लेवल पर देख लेना। फिर आगे लिखा हुआ है जो अध्याय 9 है, वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार और अन्य अभिकरणों का समुद्देशन।
अभिकरण की जो डेफिनेशन है वो धाराओं में लिख के धारा 2 में अपने पढ़ी थी। एजेंसी कौन होगी, जैसे जो भी जितनी भी टाइप की होती है ना, कोई मतलब कंपनी हो सकती है, निगमित निकाय हो सकता है, जितनी वहां पर वो एक लिस्ट बना रखी है अलग से, देख लेना आप धारा 2 में जाकर के, वो सारी एजेंसियां होगी। उसके बारे में जिक्र कर रखा है 152, 153, 154 और 155। यहाँ पर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है धाराएं, फिर भी आप एक बार देख लो। वाणिज्यिक परियोजना और उसमें उनसे प्राप्तियां, नगर पालिका या तो स्वयं या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से जिला केंद्रों, शॉपिंग सेंटरों, बस या ट्रक टर्मिनलों, वाणिज्यिक परिसरों सहित पर्यटक बासों, बासों की डेफिनेशन वहां दे रखी थी, वाणिज्यिक उधार पर किसी अन्य प्रकार की वाणिज्यिक परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए वाणिज्यिक अवसंरचना परियोजनाओं को योजना बनाने, निर्माण करने, प्रचालन करना, उनका रखरखाव, मैनेजमेंट करना जिम्मा ले सकती है, नगर पालिका खुद ले सकती है। सही बात है, मतलब कोई नॉर्मल बात लिखी हुई है। 153 में लिखा है नगर पालिका या किसी अन्य एजेंसी द्वारा परियोजना का जिम्मा लेना। जैसे मान लो कोई किसी अन्य एजेंसी ने ले लिया या खुद ने लिया तो वो ले सकती है। इस अधिनियम में अन्यत्र अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी किंतु नगर पालिका अवसंरचना और सेवाओं की योजना, विकास, प्रचालन, रखरखाव, प्रबंधन से संबंधित किसी भी राज्य विधि के उपबंधों का अधीन रहते हुए कोई नगर पालिका धारा, अब देखो 3 धाराएं थी, ये मुख्य कृत्य, अन्य कृत्य और राज्य सरकार द्वारा समन्वयित करते, ये तीनों टाइप के कृत्यों में जितने भी काम उसको मिले हुए नगर पालिका को, वो मतलब कर सकती है, उसका जिम्मा ले सकती है। नगर पालिका की ऐसी परियोजना के वित्त पोषण, निर्माण, रखरखाव, प्रचालन में किसी कंपनी, फर्म, सोसाइटी, न्यास, किसी निगमित निकाय, किसी संस्था या किसी सरकारी अभिकरण और तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण की सहभागिता से नगरीय अवसंरचनाओं या सेवाओं के प्रदान के लिए किसी परियोजना की जिम्मेदारी लेने की, उसकी लागत पर विचार करने की बिना प्रोत्साहित कर सकेगी। ठीक है। किसी कंपनी या फर्म या सोसाइटी, निगमित निकाय द्वारा किसी निजी क्षेत्र सहभागिता करार के निबंधनों के अनुसार ऐसे किसी अभिकरण के साथ संयुक्त रूप से नगरीय अवसंरचना विकास, वो मतलब सारी चीजें वही लिखी हुई है नॉर्मल, कि वही वो कर सकती है, उसके साथ में निजी सहभागिता हो सकती है, वाणिज्य क्या होगी, सब आपको मतलब पता है पहले से की चीजें कैसे काम करती है, वही लिखा हुआ है ना। इसमें याद रखने वाला कोई पॉइंट नहीं है ना, बस ये पता होना चाहिए कि धारा 152, 53, 54 और 55, इसमें इन बातों से रिलेटेड बात हुई हुई है। वाणिज्यिक परियोजना, निजी क्षेत्र सहभागिता या कोई अन्य एजेंसियां हैं उनके साथ में किस टाइप का काम करेगी नगर पालिका, वो लिखा हो। ठीक, ये देख लो निजी क्षेत्र सहभागिता करार के प्रकार क्या क्या होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये टाइप के, जैसे बीओटी लिखा हुआ है, निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, निर्माण, अंतरण। कहने का मतलब है बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा, फिर ट्रांसफर कर देगा सरकार को कोई एजेंसी, है ना। बिल्ड करेगी, ट्रांसफर कर देगी और उसके साथ में मतलब इस टाइप का हो जाएगा, या कोई बना दिया, लीज पर ले लिया, फिर ट्रांसफर कर दिया, है ना। ये सारे लिखा हुआ है इधर। पट्टा मतलब लीज हो गया, प्रबंधन करना मतलब उसका मैनेजमेंट करेगी, L&M एग्रीमेंट हो गया, ये मैनेजमेंट एग्रीमेंट हो गया। पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन करेगी, ट्रांसफर कर देगी, ऐसे। जो यहाँ कोई क्वेश्चन पूछने लायक है नहीं। नगर पालिका या अन्य अभिकरणों को संबोधित करते हैं, धारा 47, जो सरकार द्वारा एक्स्ट्रा काम मिलते हैं, जैसे 45, 46 में तो क्या लिखा हुआ है, मुख्य कृत्य नगर पालिका के या अन्य कृत्य, और 47 में लिखा हुआ है राज्य सरकार द्वारा समन्वित अन्य कृत्य वो के अधीन अपने दायित्वों के निर्वहन में नगर पालिका जब कभी लोक हित में ऐसा किया जाना समुचित समझे अपने किन्हीं भी दायित्वों का स्वयं निर्वहन कर सकेगी, या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो करार में उपबंधित किए जाए, कोई निजी क्षेत्र सहभागिता करार कर सकती है, मतलब पीपीपी जो मोड है उसके तहत कोई भी काम कर सकती है, तो किसी एजेंसी को भी ले सकती है, खुद भी ले सकती है। ये सब कुछ इन्होंने लिखा है अध्याय 9 में। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो आप एक बार। बाकी जो याद रखने वाले पॉइंट है वो मैंने आपको पहले बता दिए। चैप्टरों के नाम पता होने चाहिए, 8, 9, 10 का, धाराओं का पता होना चाहिए, और इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट कौन से हैं। कोई बात ऐसी नहीं होगी जो अपन को पता नहीं हो, पता होना जरूरी है बस। कोई याद रखने वाला कोई फैक्ट एक भी नहीं है इसमें, शायद एक भी फैक्ट नहीं है जो याद रखने वाला हो। वार्षिक विवरण वाला जो आप याद रखते हैं 150 नंबर की धारा में जिक्र है, 150 वाला जो कहीं शायद दूसरी जगह भी आया था, तो ये याद रखना आप। एक 145 वाला याद रख लेना कि निक्षेप नीति की स्थापना की जाएगी, नगर पालिका नीति करती है। ठीक, अब आओ अगला चैप्टर है आर्थिक और विकास योजना, नगर विकास योजना। इसमें दो धारा इंपोर्टेंट है, 157 और 158 वाली, ठीक है ना। ये पहली क्या लिखी हुई है, प्रत्येक नगर पालिका ऐसे नियत कालिकता की और ऐसे अध्यायों, सामग्रियों, स्कीमों को अंतर्विष्ट करने वाली जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा गृहीत की जाए,
एक नगर विकास योजना बनाएगी कि किस तरीके से मतलब नगर का विकास हो, उसके लिए कोई प्लानिंग बनाना, तो वो काम इसके तहत होगा। नगर विकास योजना जिला कलेक्टर या सरकार के निम्नलिखित विभागों के अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के परामर्श से तैयार की जाएगी। मतलब उसमें हर डिपार्टमेंट का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि ये सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट है। इसमें अकेला आपको प्रशासनिक अधिकारी है जो ऑल इंडिया सर्विस का आदमी है, वो अकेला काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो सबसे बातचीत करके सबकी हेल्प लेगा। जिससे कोई मान लो पीडब्ल्यूडी का काम हो तो पीडब्ल्यूडी वाले से बात करके भाई इसमें आप क्या कर सकते हैं, और अच्छा सड़कों को कैसे किया जा सकता है, कितनी ढाल रखनी है, या सीमेंट की रोड बनानी है, कंक्रीट की बनानी है, डामर बनानी है, पुलिया कैसा बनाना है, तो वो सब चीजें मतलब पूरा उसमें क्या प्लानिंग होगी सारा इसे डिस्कस करेगा। पीएचईडी है भाई, कोई भी मतलब नलकूप लगाना है, हेडपंप लगाना है, नाली वगैरह, तो वो सारा सिस्टम ये काम देखेगा। सिंचाई वाला है तो सिंचाई वाले से बात करेंगे, चिकित्सा का है तो चिकित्सा करेंगे भाई, कोई भी बदबू नहीं आए, या कोई भी मतलब कोई भी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो, है ना, और कोई बीमारियां फैल रही तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे, तो वो ये सलाह देगा। शिक्षा वाला तो शिक्षा वालों से लेंगे, स्वशासन विभाग तो जैसे जेडीए हो गया, यूआईटी हो गया, इनसे कैसे हेल्प लेनी है तो वो भी लेगा। योजना विभाग है, प्लानिंग के लिए काम आएगा। नगर सुधार न्यास मतलब यूआईटी की बात कर रहा है, जो अभी 12 है ना। जेडीए कितने, जैसे 5 है अभी, तो 5 होगा, है ना, 2 और बढ़ा दिए, तो 7 हो गए टोटल। इनसे कोई बात करनी है, कोई अन्य विभाग या एजेंसी है जिसे नगर पालिका परामर्श करना आवश्यक समझे, उनको लगे कि भाई ये थोड़ा अच्छा उनको बता सकता है प्लानिंग करने के लिए, तो वो भी होगा। जैसे स्मार्ट सिटी आ गया तो उसके लिए कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल है मान लो, जो पर्टिकुलर एक पर्पज के लिए बनाया गया, तो वो भी उससे भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे वो पर्पज खत्म हुआ तो फिर खत्म कर देंगे। नगर पालिका नगर विकास योजना की तैयारी के लिए जिला कलेक्टर के समन्वय के पूर्वक विभागों की सहायता से विशेषज्ञों और ज्ञानवान व्यक्तियों से सहायता ले सकेगी। उस दशा में जहां नगर पालिका किसी महानगर क्षेत्र का कोई भाग उपधारा 1 या दिन तैयार की कि नगर विकास योजना महानगर क्षेत्र विकास योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए महानगर योजना समिति को भेजी जाएगी, और समस्त अन्य दशाओं में जिला मास्टर योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए जिला योजना समिति को भेजी जाएगी। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं जो याद रखने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है 157 नंबर की धारा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि महानगर योजना समिति है जिसका संविधान में कहाँ जिक्र कर रखा है, तो जेड ई में कर रखा है, और जेड डी में कहाँ कर रखा है, जिला योजना समिति का। दो तो ये पॉइंट याद रखना, और तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि महानगर जो योजना समिति होती है उसका क्या प्रारूप होगा, मोटा मोटी पता होना चाहिए कि संपूर्ण महानगरीय क्षेत्र के विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए 10 लाख या अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगरीय योजना समिति गठित की जाएगी, क्योंकि वहां पर ये सही ढंग से काम करेगी, है ना। बाकी कोई औचित्य नहीं है बनाने का। और जिसे इस धारा में इसके पश्चात ये कहना चाह रहा है कि जैसे 157 में जहां पर भी अब समिति का वर्ड आएगा ना, उसका मतलब ये वाली समिति समझा जाए, ना कि वो 55-54 वाली समझो, के रूप में निर्देशित किया गया। ये योजना महानगर क्षेत्र विकास योजना के नाम से जानी जाएगी। समिति में इतने सदस्य होंगे, मतलब इस समिति की बात कर रहा है, ठीक है ना। इतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किए जाए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 2/3 से अनुरूप, मतलब 2/3 होंगे वो तो निर्वाचित जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। जैसे नगर पालिका होगी, जैसे मान लो महानगर में 8 नगर निगम क्या कोई हो गए, है ना, या कोई अन्य नगर पालिकाएं हैं आसपास में जो लगती है, उनका अध्यक्ष हो गए, या पंचायतों के हो गए, जैसे मान लो जिला परिषद के मेंबर हो गए, जिला प्रमुख हो गया, उप जिला प्रमुख हो गया, या ये इसका कोई मुझे एग्जाम्पल नहीं मिला, मतलब जैसे शायद जयपुर में है या नहीं है इसका, मुझे कोई नोटिफिकेशन मिला नहीं, अपलोड कर रहा था, है ना। तो वो उसमें 2/3 सदस्य तो होंगे निर्वाचित वाले, 1/3 होंगे मनोनीत वाले, वो टोटल ये एक बन जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। देखो 2/3 से अन्यून महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा उनमें से ऐसे महानगरीय क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र की पंचायतों की जनसंख्या के बीच के अनुपात में निर्वाचित किए जाएंगे। भाई जैसे मान लो इसका 75% मान लो उनका आ रहा है, तो फिर उनके उतने आदमी उनके लिए जाएंगे, 25% उनका है तो उनका लिया जाएगा, गांव और शहर का उस हिसाब से। अगर मान लो ये 80-20 का है तो 80-20 के अकॉर्डिंग वो वहां की पर्टिकुलर उस महानगर की बात कर रहे हैं। जैसे ये दिल्ली में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, बेंगलुरु में हो सकता है, तो वहां उस टाइप की बड़ी महानगरों में ये संभव है। हो सकता है यहाँ भी हो, लेकिन मेरे को ये मिला नहीं प्रैक्टिकल में कि ये कहाँ पर है। ठीक, बाकी सारे पॉइंट आप समझदार हो, मतलब आराम से समझ जाओगे। और मैंने इसका जो संविधान में क्या उल्लेख कर रखा है जेड ई में, वो मैंने अपलोड कर दिया ग्रुप में, आप पढ़ लेना, सेम यही चीज लिखी हुई है डिट्टो, ठीक है ना। तो वो समझ में। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला ये याद रखना है, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए साधारणतः पद महानगरीय क्षेत्र और पंचायत के अर्थक्रम से वही होंगे जो भारत के संविधान में लिखे हुए। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये परिभाषाओं में, इसका मतलब है परिभाषा, पी फॉर परिभाषा 243 पी, तय का मतलब पी है, ठीक है।
पी फॉर परिभाषा। फिर देखना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पार्ट ए में पूछ सकता है। राजस्थान एक बार पूछा हुआ भी है, पूछा हुआ भी आरपीसी का। ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के उपबंधों के अधीन गठित की गई जिला योजना समिति। मतलब जैसे अपन ये जो पढ़ रहे हैं 2009 वाला, इसमें जो धारा 157 है ना, वैसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की जो धारा है ना 121, उसमें इस बात का जिक्र है। तो ये पार्ट ए में पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है ना, ये याद रख लेना। और ये जो लिखा हुआ है 243, ये है, इसका मतलब है 243 जेड डी। याद कैसे रखोगे? जैसे अपन पहले भाई अपना वाला पढ़ रहे हैं, 2009 वाला पढ़ रहे हैं, तो धारा 100 ये 57 पहले आएगी और 158 बाद में आएगी। तो अपने वाली ये है। मूल संविधान में उल्टा है, मूल संविधान में पहले जेड डी ये वाली है और बाद में अपने वाली है जेड ई। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में जो अगला चैप्टर लिखा हुआ है नगरीय विकास और नगर योजना, कि किस तरीके से नगर का विकास होगा, उसके लिए क्या प्लानिंग होगी, उसको लेकर के अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पहले मेरे को कुछ बताना होगा 5-10 मिनट कि किस तरीके से ये विभाग काम करता है, उसके संभाग लेवल पर कैसे काम करता है, क्षेत्रीय कार्यालय कैसे हैं, टाउन प्लानर क्या होता है, एटीपी क्या होता है, डीपीटी क्या मतलब वो टीटीपी क्या होता है ना, इनका मतलब अधिकारी होते हैं, ताकि क्या आपको वो क्लियरिटी हो, आराम से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप एक बार बता दो, उसके बाद में अपन कल कर लेंगे।